हर सुबह बहू को अपने ससुर से गर्म चाय का एक प्याला मिलता था, जो पहली नजर में एक स्नेहपूर्ण इशारा लगता था। लेकिन इस आपात रूप से सुखद दिनचर्या के पीछे एक भयावह रहस्य छिपा था, जिसके परिणाम घातक थे। आइए, दिल की गहराइयों से के साथ इस चौंकाने वाले सच का पर्दाफाश करें। नीचे टिप्पणी करना और हमें अपने विचार बताना न भूलें। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली वर्मा परिवार का पुश्तैनी घर था। दिन के समय यह जगह चाय की मनमोहक सुगंध, पक्षियों के कलरव और फूलों की महक से भरी रहती थी। लेकिन जैसे ही रात होती, पहाड़ी हवा बांस के झुरमुटों से होकर गुजरती और पुराने घर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आने लगतीं, जिससे नई बहू प्रिया के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज सुबह जब प्रिया जागी तो उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसका सिर भारी था, जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। लेकिन जागने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सपने में ऐसा लगा जैसे वह पुरानी हवेली के गलियारे में खड़ी है। मंद लालटेन की रोशनी ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़ रही थी, जो बहुत डरावना लग रहा था। गलियारे के अंत में एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी आंखें ठंडेपन से उसे घूर रही थीं। प्रिया डरकर जाग गई, पसीने से तरबतर। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन बेचैनी की भावना दूर नहीं हुई। नीचे से बर्तनों के टकराने की आवाज आई। प्रिया ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। अजीब बात है, ससुर जी श्रीमान वर्मा को इस समय अपने कमरे में पूजा पाठ करना चाहिए था या अखबार पर रहना चाहिए था। हालांकि वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उसके और श्रीमान वर्मा के बीच कभी घनिष्ठता नहीं रही। वे चुपचाप रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमय भाव रहता था, जैसे वे किसी गहरी बात पर विचार कर रहे हों। उसने उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा महसूस होता था कि उनके बीच एक अदृश्य दीवार है। प्रिया रेशमी नाइट गाउन पहनकर नीचे उतरी। सुबह की ठंडक ने उसके नंगे पैरों को ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़ते ही कंपकंपी छुड़ा दी। जब वह रसोई में पहुंची, तो सामने का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए। एक गोल मेज पर मसाला चाय का एक प्याला रखा था, जिसमें से भाप निकल रही थी। श्रीमान वर्मा पास में खड़े थे, एक पीतल की केतली पकड़े हुए, और पानी डालने ही वाले थे। उन्होंने शांति से उसकी ओर देखा। जाग गई, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और बूढ़ी थी। प्रिया ने हल्के से अपने होंठ काटे। उसने कभी श्रीमान वर्मा को खुद के अलावा किसी और के लिए चाय बनाते नहीं देखा था। जब से वह वर्मा परिवार में ब्याह कर आई थी, उसने हमेशा उन्हें अध्ययन कक्ष में बैठे देखा था, अपनी प्यारी पीतल की केतली से गाढ़ी चाय बनाते हुए, जैसे यह कोई पवित्र अनुष्ठान हो। लेकिन आज मेज पर एक और प्याला था और उसमें से भाप निकल रही थी। क्या आप मेरे लिए चाय बना रहे हैं, पिताजी? उसने पूछा, अपनी आवाज को यथासंभव स्वाभाविक बनाने की कोशिश करते हुए। श्रीमान वर्मा ने धीरे से सिर हिलाया और चाय के प्याले को धीरे से उसकी ओर धकेला। पी लो, यह खास मसाला चाय है, सेहत के लिए अच्छी होती है। प्रिया ने चाय के प्याले पर एक नजर डाली। एक अजीब सी भावना उसके मन में उमड़ पड़ी। श्रीमान वर्मा आमतौर पर गंभीर रहते थे और दूसरों की परवाह कम ही करते थे। उन्होंने कभी उससे नहीं पूछा था कि उसे कौन सी चाय पसंद है, और न ही कभी उसके लिए खुद चाय बनाई थी। वह मेज के पास गई, धीरे से चाय का प्याला उठाया और प्याले की गर्माहट महसूस की। लेकिन जैसे ही उसने प्याला अपने होठों के पास किया,
एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। आज चाय का स्वाद ठीक नहीं था। मसाला चाय की विशिष्ट ताजी सुगंध के बजाय उसमें एक हल्की अवर्णनीय कड़वाहट मिली हुई थी, जिससे उसका गला असहज महसूस हो रहा था। वह एक पल के लिए रुकी, लेकिन तुरंत अपने भाव छिपा लिए। क्या यह नई बनी मसाला चाय है, पिताजी? उसने धीरे से पूछा। उसकी आंखें अभी भी हाथ में पकड़े प्याले पर टिकी थीं। श्रीमान वर्मा ने कुछ देर उसे देखा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। इस साल अदरक अच्छी हुई है, कुछ नई पत्तियां भी आई हैं। तुम चक्कर देखो, पसंद आती है या नहीं? प्रिया हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन एक अवचेतन सतर्कता उसके मन में फैलने लगी। उसने एक छोटा घूंट लिया, आनंद लेने का दिखावा किया, लेकिन वास्तव में चाय की एक बूंद भी उसके गले में नहीं जाने दी। उसने प्याला नीचे रखा और सिर हिलाया। चाय बहुत सुगंधित है, बस थोड़ी कड़वी है। श्रीमान वर्मा की आंखों में क्षण भर के लिए उदासी छा गई, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उन्होंने अपना प्याला उठाया, धीरे से एक घूंट लिया, लेकिन प्रिया ने देखा कि उन्होंने वास्तव में पिया नहीं, बस बहुत हल्के से अपने होठों को छुआ और फिर तुरंत प्याला नीचे रख दिया। मेज के नीचे उसका हाथ अनजाने में कस गया। अगर यह चाय पूरी तरह से सामान्य थी, तो उन्होंने हमेशा की तरह क्यों नहीं पी? रसोई का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रिया स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि श्रीमान वर्मा की निगाहें उसकी हर हरकत पर हैं। वह जानती थी कि वह अपने संदेह को बहुत सीधे तौर पर प्रकट नहीं कर सकती। अगर वे वास्तव में कुछ गलत करने की सोच रहे थे, तो उसे खुद को बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। उन्हें यह पता नहीं चलने देना होगा कि वह सतर्क है। उसने चाय का प्याला मेज पर रखा, अपनी आवाज को यथासंभव स्वाभाविक रखने की कोशिश की। पिताजी, मेरा फोन ऊपर रह गया है। मैं उसे लेकर आती हूँ और तुरंत पी लूंगी, ठीक है? निरहंकाता। श्रीमान वर्मा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। लेकिन जब प्रिया उठी, तो उसने महसूस किया कि उनकी आंखें अभी भी उसके हर कदम का पीछा कर रही हैं। वह रसोई से बाहर निकली, लेकिन तुरंत ऊपर नहीं गई, बल्कि सीढ़ियों के मोड़ पर रुक गई। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। उसने चुपके से दरवाजे की दरार से नीचे देखा। श्रीमान वर्मा अभी भी वहीं बैठे थे, लेकिन जैसे ही वह गई, उन्होंने उसका चाय का प्याला उठाया और धीरे-धीरे उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। यह कोई संयोग नहीं था। अगर उसने सच में वह चाय पी ली होती, तो क्या होता? क्या वह ऐंठन वाला दर्द फिर से होता, जैसा पिछली बार हुआ था? 1 महीने पहले आज ही की तरह उसने श्रीमान वर्मा द्वारा बनाई गई चाय पी थी। शुरू में चाय का स्वाद थोड़ा अलग था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। सिर्फ 15 मिनट बाद उसके पेट में तेज ऐंठन होने लगी। दर्द असहनीय था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, पसीना बहने लगा और उसकी नजर धुंधली होने लगी। उस समय उसने सोचा था कि यह सिर्फ सामान्य पेट की खराबी है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर बहुत सारे संदेह थे। उस दिन उसने क्या खाया था? उसने सिर्फ घर का परिचित खाना खाया था। कुछ भी असामान्य नहीं था, सिर्फ वह चाय अलग थी। और आज वही बात उसके सामने फिर से हो रही थी। तुम वहां क्या कर रही हो? अचानक आई आवाज से प्रिया चौंक गई। वह मुड़ी और श्रीमान वर्मा की नजरों से मिली। वे सीढ़ियों पर खड़े थे, पता नहीं कब आए। उसने जल्दी से एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की। मेरा फोन ऊपर रह गया था, बस उसे लेने जा रही थी।
श्रीमान वर्मा ने अपना सिर टेढ़ा किया, अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो जांच से भरी थीं। वे बहुत देर तक चुप रहे, जैसे वे यह आंकलन कर रहे हों कि उसकी बात विश्वसनीय है या नहीं। फिर उन्होंने अचानक एक अजीब सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। तो जाओ ले आओ, चाय ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। प्रिया का गला सूख गया। उसने हल्के से सिर हिलाया मुड़ी और तेजी से ऊपर चली गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे में घुसी, उसने तुरंत दरवाजा बंद नहीं किया। इसके बजाय उसने दरवाजे में एक दरार छोड़ दी और चुपके से श्रीमान वर्मा की हरकतों पर नजर रखने लगी। श्रीमान वर्मा अभी भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखें मेज पर रखे चाय के प्याले पर टिकी थीं। फिर जैसे किसी अजीब सी प्रतिक्रिया के तहत उन्होंने फिर से उसका चाय का प्याला उठाया। इस बार उन्होंने उसे हल्के से हिलाया भी, जैसे कुछ जांच रहे हों। प्रिया की छाती कस गई। यह स्पष्ट था कि वे जांच रहे थे कि उसने चाय पी है या नहीं। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार उसके दिमाग में कौंधा। अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था, तो वे ऐसा क्यों कर रहे थे? उसने चुपके से बेडरूम का दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से दरवाजे पर कुंडी लगा दी। उसका पूरा शरीर अचानक कमजोर महसूस करने लगा। उसे एक बात का यकीन हो गया था, श्रीमान वर्मा उतने सीधे नहीं थे जितना वह सोचती थी। उसे खुद को बचाने की जरूरत थी, लेकिन बिना उन्हें संदेह दिलाए उनका सामना कैसे करे? उस दिन दोपहर के भोजन के समय प्रिया हमेशा की तरह नीचे उतरी, अपने चेहरे के भावों को यथासंभव स्वाभाविक रखने की कोशिश की। लेकिन जब वह लिविंग रूम में पहुंची, तो श्रीमान वर्मा पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें जैसे उसका इंतजार कर रही थीं। क्या तुमने आज सुबह चाय नहीं पी? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दबाव था जो उसे भारी महसूस हो रहा था। प्रिया एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत शांति से मुस्कुराई। पी थी, लेकिन आज सुबह मैं थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए बस कुछ घूंट ही पी पाई। श्रीमान वर्मा की आंखों में एक तीखी चमक उभरी। अच्छा, वे हल्के से मुस्कुराए और धीरे धीरे खड़े हो गए। तो ठीक है। वे मुड़े और चले गए, लेकिन प्रिया जानती थी कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उसके हाथ ने हल्के से रेशमी स्कर्ट के निचले हिस्से को पकड़ लिया। उसे सच्चाई का पता लगाना था, लेकिन बिना खुद को उजागर किए कैसे आगे बढ़े? उस रात वह करवटें बदलती रहीं, सो नहीं पाई। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। वे चाय के प्याले पर इतना खास ध्यान क्यों दे रहे थे? उनकी आंखों में वह तीखी चमक क्यों थी? क्या वह बहुत ज्यादा सोच रही थी? लेकिन जितना वह सोचती, उतनी ही बेचैनी महसूस होती। उसे पुष्टि करनी थी। प्रिया चुपके से उठी, बहुत हल्के से दरवाजा खोला और दबे पांव नीचे उतरी। दीवार पर लगी घड़ी में 2 बज रहे थे। पूरा पुराना घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वह रसोई के दरवाजे के सामने रुकी। आधे खुले दरवाजे से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे वह अनजाने में कांप उठी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। फर्श पर एक धुंधली सी रोशनी बना रही थी। रसोई में सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से शांत था। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, वह अचानक रुक गई। मेज पर सुबह की वह चाय अभी भी वहीं थी। उसे छुआ तक नहीं गया था। वह वहीं खड़ी रही। अगर श्रीमान वर्मा को सच में विश्वास था कि उसने चाय पी ली है, तो उन्होंने चाय क्यों नहीं फेंकी?
प्रिया कांपते हुए पास आई और सावधानी से चाय का प्याला उठाया। चाय का पानी प्याले के तल पर हल्के से हिल रहा था। उसने धीरे से प्याला झुकाया ताकि चांदनी प्याले के अंदर जा सके, और तुरंत उसका दिल धड़कना बंद हो गया। प्याले के तल पर एक महीन सफेद पाउडर की परत जमी हुई थी। उसकी आंखें फैल गईं। एक सिहरन उसके हर कोशिका में दौड़ गई। वह क्या था? उसे चखने की जरूरत नहीं थी, यह जानने के लिए कि यह कोई सामान्य चीज नहीं थी। डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने तेजी से चाय का प्याला नीचे रखा मुड़ी और अपने कमरे की ओर भागी। बेडरूम का दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हुआ, लेकिन उसका दिल अब भी जोर-जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ कस लिए खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे कुछ करना था। वह अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसे सबूत चाहिए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे सच्चाई का पता लगाना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रिया सीढ़ियों की रेलिंग से सटी खड़ी थी। उसकी आंखें रसोई के दरवाजे की दरार पर टिकी थीं। उसका दिल उसकी छाती में जोर-जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन इतनी तेज थी कि वह उसे स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। आसपास की हवा जैसे जम गई थी। सिर्फ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह रसोई में खड़े व्यक्ति से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। श्रीमान वर्मा हमेशा की तरह उदास चेहरे वाले, लेकिन आज कुछ बहुत अलग था। वे हमेशा की तरह चाय नहीं पी रहे थे, बल्कि प्रिया का चाय का प्याला उठाकर धीरे-धीरे उसे अपनी नाक के पास ले गए। अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ महसूस कर रहे हों। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि श्रीमान वर्मा की आंखों में एक अप्रत्याशित विचारशील चमक उभरी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उन्होंने चाय का प्याला नीचे रखा और धीरे-धीरे अपनी उंगलियों से प्याले के किनारे पर थपथपाया, जैसे कुछ सोच रहे हों। वह हरकत बहुत शांत थी, बहुत जानबूझकर की गई थी। उसने अपने हाथ कस लिए, नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए, जब तक कि दर्द न हो। एक सिहरन उसकी रीढ़ से फैलकर हर कोशिका में समा गई। अगर उनके पास छिपाने के लिए सच में कुछ नहीं था, तो वे अपनी चाय क्यों नहीं पी रहे थे? और उसकी चाय की परवाह क्यों कर रहे थे? उसने कभी सोचा था कि शायद वह सिर्फ वहमी हो रही है, लेकिन अब उसके सामने सबसे स्पष्ट सबूत था। वे जांच रहे थे कि उसने चाय पी है या नहीं। यह एहसास उसे बिजली के झटके की तरह लगा। यह अब कोई संयोग नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। इस पुराने घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा था। प्रिया की छाती कस गई। उसने अपने होंठ कस लिए, खुद को हाँफने से रोका। वह जानती थी कि वह कोई चूक नहीं कर सकती। उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, एक सांस जितनी हल्की आवाज शांत जगह में गूंजी। तुम आकर इसे खत्म क्यों नहीं कर लेती? प्रिया वहीं जम गई। वह आवाज ठंडी और तेज थी, जैसे उसकी हरकतों का पहले से ही अनुमान लगा लिया गया हो। उसने धीरे-धीरे अपना सिर घुमाया। दरवाजे की दरार से श्रीमान वर्मा की निगाहें सीधे सीढ़ियों पर थीं, उस जगह पर नहीं जहां वह छिपी थी, लेकिन एक निश्चितता के साथ, जैसे वे जानते हों कि वह वहीं है। हवा अचानक दम घुंटने वाली हो गई। प्रिया ने अपनी सांसें स्थिर रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि वह कोई भी असामान्यता नहीं दिखा सकती, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि उसे कुछ पता चल गया है। उसने गहरी सांस ली, दरवाजा खोला और लापरवाही से अंदर चली गई।
मैं बस अपना फ़ोन लेने ऊपर गई थी। उसने एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की और खाने की मेज़ की ओर बढ़ी, लेकिन उसके कदम अभी भी भारी महसूस हो रहे थे। श्रीमान वर्मा ने अपनी नज़रें उससे नहीं हटाईं। अच्छा, उन्होंने धीरे-धीरे एक कुर्सी खींची और बैठ गए, अपने हाथ मेज़ पर रखे। उनकी निगाहें अभी भी उसके हर सूक्ष्म भाव को खोज रही थीं। चाय ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। प्रिया उनके सामने बैठ गई, चाय का प्याला उठाया, लेकिन उसका मन चीख रहा था। वह नहीं पी सकती, बिल्कुल नहीं पी सकती। लेकिन वह उन्हें संदेह कैसे न होने दे। उसने चाय का प्याला अपने होठों के पास किया, धीरे से अपने होंठ खोले, बस इतनी कि होठों पर गर्माहट महसूस हो, और फिर एक छोटा घूंट पीने का दिखावा किया। उसने तरल को अपनी जीभ को हल्के से छूने दिया और फिर तेजी से निगल लिया। एक परिचित कड़वा स्वाद, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था। बहुत सूक्ष्म, लेकिन उसे सतर्क करने के लिए काफी था। उसने चाय का प्याला नीचे रखा और मुस्कुराई। आज चाय थोड़ी गाढ़ी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। श्रीमान वर्मा उसे घूरते रहे। वह पल एक सदी जितना लंबा लगा। फिर वे हल्के से मुस्कुराए। बहुत अच्छा। मुझे चाय समझने वाले लोग पसंद हैं। प्रिया ने जोर से थूक निगला। किसी तरह वह जानती थी कि वे उसे परख रहे हैं। वह उन्हें यह पता नहीं चलने दे सकती थी कि उसे संदेह है। उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखने का नाटक किया। अरे, मैं देर हो रही हूँ, मुझे काम पर जाना है। उसने कुर्सी खिसकाई और खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वह दूर हटी, उसने महसूस किया कि श्रीमान वर्मा की आंखें अभी भी उसके हर कदम का पीछा कर रही हैं। प्रिया को लगा जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसके गले को कस रही हो। उस रात जब वह घर लौटी तो वह चुपके से अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया तो वह खुद को कांपने से नहीं रोक पाई। वह जानती थी कि वह अब और दिखावा नहीं कर सकती। उसे सच्चाई का पता लगाना था। उसे सबूत चाहिए थे। वह बिस्तर से उठी, धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव नीचे उतरी। खिड़की के बाहर तेज हवा की आवाज अंधेरी जगह ने माहौल को पहले से कहीं ज्यादा भयानक बना दिया था। वह रसोई में घुसी और चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जब उसने और ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। रसोई की अलमारी पर चाय के डिब्बों के पीछे एक छिपे हुए कोने में एक छोटा बिना लेबल वाला चीनी मिट्टी का बर्तन रखा था। उसके हाथ कांपते हुए उसे उठाया। बर्तन का मुंह कसकर बंद था, लेकिन जब उसने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा तो एक फफूंदी और तीखी गंध आई, जिससे उसे खांसी आ गई। उसे धातु का स्वाद महसूस हुआ। उसने अपने हाथ कस लिए, आंखें फैल गईं। असंभव। उसने रसोई के दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। अगर यह सच में वही था जो वह सोच रही थी, तो इसका मतलब था कि श्रीमान वर्मा उसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसा था, तो क्या उसकी सास रोहन की मां कमल ने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया था? एक स्मृति अचानक उसके मन में कौंधी। कुछ साल पहले जब प्रिया ने रोहन से शादी नहीं की थी, उसने रोहन को अपनी मां के बारे में बात करते सुना था। उनकी मृत्यु एक लंबी बीमारी से हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह हृदय गति रुकना था। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने यह भी शिकायत की थी कि चाय पीने के बाद उन्हें अक्सर मतली थकान और पेट दर्द महसूस होता है। उसने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की। वह अब भी कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकती थी, लेकिन एक डर उसके मन में उठ रहा था। अगर रोहन की मां को
सच में जहर दिया गया था और अब उसकी बारी थी, तो अपराधी अभी भी इस पुराने घर में रह रहा था। तभी गलियारे में एक हल्की सी आहट हुई। प्रिया वहीं जम गई। उसने रसोई के दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। एक छाया दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मंद रोशनी में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह श्रीमान वर्मा थे। वे वहीं खड़े थे। उनकी आंखें तीखी थीं और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। वह सांस नहीं ले पा रही थी। इस पल में उसे एक बात का यकीन हो गया था। उसने एक ऐसे रहस्य को छू लिया था जिसे खोजा नहीं जाना चाहिए था। प्रिया कार में बैठी थी, स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। उसके दिमाग में अभी भी पिछली रात श्रीमान वर्मा की छाया में खड़े होने की तस्वीर घूम रही थी। उनकी आंखें एक शिकारी की तरह तीखी थीं, जिसने अपना शिकार ढूंढ लिया हो। उसे अब कोई संदेह नहीं था। वह खतरे में थी, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्यों? क्या वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे? अगर हाँ, तो किस लिए? फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार उसके दिमाग में कौंधा। उसकी सास रोहन की मां। क्या उनकी मृत्यु सच में एक दुर्घटना थी? उसने जोर से थूक निगला और फिर कार स्टार्ट की। आज उसे जवाब चाहिए थे। सबसे पहले उसे शर्मा चाची से मिलना था, जो पुराने घर के बगल में रहती थीं। शर्मा चाची 70 साल से ज्यादा की थीं, लेकिन अभी भी उनकी नजरें और कान तेज थे और उन्हें आसपास के लोगों के जीवन में दिलचस्पी थी। जब प्रिया पुरानी चीजों से भरे छोटे से आंगन में पहुंची, तो शर्मा चाची हैरान दिखीं। प्रिया, तुम यहाँ? शर्मा चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की और उनके सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। शर्मा चाची, बहुत दिनों बाद मिली। आज मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। शर्मा चाची ने अपना सिर टेढ़ा किया। क्या बात है बेटी? प्रिया ने गहरी सांस ली और जब उसे अपनी दिवंगत सास का जिक्र करना पड़ा, तो उसकी छाती में कुछ कसाव महसूस हुआ। क्या आपको याद है, जब मेरी सास जिंदा थीं, उनकी सेहत कैसी थी? क्या कुछ खास था? शर्मा चाची ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनकी आंखें अतीत को याद करते हुए कुछ उदास हो गईं। अरे, तुम्हारी सास बहुत अच्छी इंसान थी, समझदार और सक्षम। लेकिन उनके जाने से पहले कुछ सालों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। हमेशा कहती थीं कि थक गई हैं, कोई जान नहीं है। प्रिया को लगा जैसे उसका दिल सिकुड़ गया हो। कोई जान नहीं, क्या उन्हें कोई और परेशानी थी? शर्मा चाची ने सिर हिलाया। उनकी आवाज कुछ धीमी हो गई। वह कहती थीं कि उन्हें अक्सर भूख नहीं लगती, कुछ खाया नहीं जाता और कभी-कभी मतली भी महसूस होती है। मुझे याद है कि उन्हें उस समय चाय पीना पसंद था। कहती थीं कि इससे थोड़ी जान आती है। प्रिया हल्की सी कांप गई। चाय पीना? हाँ, मेरे ससुर रोज उनके लिए चाय बनाते थे। उसका दिल कस गया। उसने शांत रहने की कोशिश की और कमजोर सी मुस्कान दी। शर्मा चाची, मेरी सास के निधन से पहले क्या उनके कोई खास लक्षण थे? शर्मा चाची ने आह भरी। उनकी आंखें उदास हो गईं। वह बहुत तेजी से दुबली हो गई थीं। उनका रंग भी ठीक नहीं था। बाद में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हृदय गति रुक गई है, बच नहीं पाईं। हृदय गति रुकना। शर्मा चाची का हर शब्द एक पहेली के टुकड़े की तरह था, जो धीरे धीरे प्रिया के दिमाग में जुड़ रहा था। उसकी सास की मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई थी। उससे पहले भूख न लगना, मतली और ऊर्जा की कमी के लक्षण थे।
ये सभी लक्षण क्रोनिक पॉइजनिंग के कारण हो सकते थे। प्रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। अगर यह सच में एक संयोग था, तो यह बहुत भयानक था। लेकिन अगर नहीं, तो इसका मतलब था कि किसी ने रोहन की मां को जहर दिया था। उस दोपहर प्रिया शहर के पारंपरिक चिकित्सालय गई और डॉक्टर गुप्ता से मिली, जिन्होंने उस समय उसकी सास का इलाज किया था। डॉक्टर गुप्ता सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन अभी भी घर पर लोगों का इलाज करते थे। डॉक्टर गुप्ता ने अपना चश्मा पहना और ध्यान से प्रिया को देखा। तुम तुम रोहन की पत्नी हो, है ना? तुम्हारी सास? हाँ, मुझे याद है। उस समय मैंने उन्हें कुछ दवाएं दी थीं, लेकिन ज्यादा असर नहीं हुआ। प्रिया ने अपने हाथ कस लिए। डॉक्टर गुप्ता, क्या आपको उस समय के निदान का परिणाम याद है? डॉक्टर गुप्ता ने कुछ देर सोचा। उस समय निदान हृदय गति रुकना था, लेकिन हमेशा कुछ अजीब लगता था। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अजीब क्या अजीब? एक उष्प्रिय कंशीय आ ओ शब्द याद दिले नहीं। डॉक्टर गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। मैं भी नहीं कह सकता, बस ऐसा लगता था कि उनके लक्षण सामान्य हृदय गति रुकने से थोड़े अलग थे और उनकी सेहत हमेशा अच्छी रही थी। अचानक ऐसा कैसे हो गया? प्रिया के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर गुप्ता, क्या आपने जहर देने की संभावना पर विचार किया था? डॉक्टर गुप्ता कुछ हैरान दिखे। जहर? यह उस समय हमने इस बारे में कोई जांच नहीं की थी। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। अगर अगर कोई उन्हें लंबे समय तक कुछ जहरीला पदार्थ देता रहा हो, धीरे धीरे उनके शरीर को नुकसान पहुंचाता रहा हो। डॉक्टर गुप्ता कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है, लेकिन उस समय हमने इतना नहीं सोचा था। अगर कोई लंबे समय तक कोई जहर लेता है, तो इससे शारीरिक क्रियाएं विफल हो सकती हैं, लेकिन उस समय कोई सबूत नहीं था कि उन्हें जहर दिया गया था। प्रिया का दिल कस गया। कोई सबूत नहीं। इसका मतलब था कि अगर किसी ने सच में उसकी सास को जहर दिया था, तो वे सफल हो गए थे और कोई निशान नहीं छोड़ा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। हर सुराग उसे धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई की ओर ले जा रहा था। क्या सच में उसके ससुर ने उसकी सास को जहर दिया था? अगर यह सच था, तो इसका मतलब था कि वह अगली शिकार होगी। प्रिया कमरे के अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी, पुराने घर की हर हल्की आवाज सुन रही थी। दीवार पर लगी घड़ी में 2 बज रहे थे। आसपास इतना शांत था कि वह घड़ी की टिक-टिक और अपनी छाती में दिल की हर धड़कन को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। खिड़की की दरारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन उसे जो कंपकंपी महसूस हो रही थी, वह तापमान के कारण नहीं, बल्कि उसके मन में उठ रही डर की लहरों के कारण थी। कहानी का एक वैकल्पिक मध्य भाग, जैसा कि आपके लंबे पाठ में दिया गया है। वह जानती थी कि वह अब सिर्फ संदेह करके कार्रवाई न करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अगर वह सही थी, अगर वह रहस्यमय पाउडर सच में मौजूद था, तो वह पहले से कहीं ज्यादा खतरे में थी। लेकिन अगर वह गलत थी, अगर यह सिर्फ उसकी कल्पना का भूत था, तो वह बस खुद को एक अनावश्यक भय की स्थिति में धकेल रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने के लिए रेशमी नाइटगाउन के निचले हिस्से को पकड़ा। पुष्टि करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे और सबूत खोजने के लिए रसोई में जाना होगा। प्रिया चुपके से बिस्तर से उठी, उसके नंगे पैर ठंडे लकड़ी के फर्श को छू रहे थे। उसने बहुत शांति से दरवाजा खोला, बस इतना कि वह बाहर निकल सके। गलियारा पूरी तरह से अंधेरा था। दूर सड़क की बत्तियों की रोशनी खिड़कियों से होकर फर्श पर धुंधली धारियां बना रही थी। प्रिया धीरे धीरे चली, कोशिश कर रही थी कि लकड़ी के फर्श से कोई आवाज न हो। जब वह रसोई के पास पहुंची, तो वह रुकी।
और फिर से सुनने लगी। अपनी सांसों के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। उसने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा और धीरे से दरवाजा खोला, जिसके साथ एक बहुत छोटी सी चरमराने की आवाज आई। प्रिया का शरीर तन गया। वह तुरंत रुकी और सांस रोककर इंतजार करने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत गए। कोई नहीं जागा। उसने राहत की सांस ली, फिर अंदर घुस गई और अपने पीछे दरवाजा बाकी शीशा बंद कर लिया। रसोई की जगह धुंधली और भयानक रूप से शांत थी। बाहर की हल्की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गोल मेज अभी भी करीने से सजी हुई थी। चाय के डिब्बे अभी भी कोने में चुपचाप रखे हुए थे। लेकिन प्रिया जानती थी कि रहस्य सतह पर नहीं, बल्कि गहराई में छिपा हुआ है। उसने खोजना शुरू किया। हर दराज खोली, अलमारी के हर कोने की तलाशी ली। कोशिश की कि ज्यादा चीजें अस्त-व्यस्त न हों। उसके हाथ हर चाय के डिब्बे पर फिरे, हर मसाले के डिब्बे की जांच की। सभी चीजों पर लेबल लगे हुए थे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर चावल के मर्तबान पर पड़ी, तो उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। चावल का मर्तबान रसोई का सबसे बड़ा बर्तन था, जिसका इस्तेमाल चावल रखने के लिए किया जाता था। वह उसे बहुत कम खोलती थी, क्योंकि आमतौर पर नौकर ही चावल भरते थे। वह धीरे-धीरे उसके पास गई और चावल के मर्तबान का ढक्कन खोला। मर्तबान सफेद चावलों से भरा हुआ था। प्रिया ने हाथ से चावल हटाए, तभी उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। उसने सावधानी से चावल हटाए और तेल लगे कागज में लिपटा एक पैकेट उसके सामने आया। उसने पैकेट निकाला और कांपते हुए उसे खोला। तेल लगे कागज के अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। बक्से पर महीन नक्काशी की हुई थी, लेकिन वह कुछ पुराना हो चुका था। प्रिया ने बक्सा खोला और उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। बक्से में कुछ पीले पड़ चुके कागज और कुछ चांदी की सुइयां रखी थीं। प्रिया ने एक कागज उठाया और हल्की रोशनी में उस पर लिखे अक्षरों को ध्यान से पहचानने की कोशिश की। वह एक पत्र था। पत्र स्याही वाले ब्रश से लिखा गया था। लिखावट सुंदर थी और नीचे कमल लिखा था। प्रिया इस नाम को पहचानती थी। यह उसकी सास का नाम था। वह कांपते हुए पत्र पर लिखी बातें पढ़ने लगी। स्वामी, आज भी तबीयत ठीक नहीं है। हमेशा छाती में भारीपन और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। भूख भी नहीं लगती। आप जो रोज मुझे चाय बनाकर देते हैं, उसका स्वाद हमेशा कुछ कड़वा होता है। लेकिन मैं ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं करती। डरती हूं कि आप नाराज न हो जाएं। शायद मेरा शरीर बहुत कमजोर है, जो इस वसंत की असहजता को सहन नहीं कर पा रहा। उम्मीद है कि अगले जन्म में मुझे एक स्वस्थ शरीर मिलेगा और मैं आपके साथ बूढ़ी हो सकूंगी। प्रिया के हाथ और भी जोर से कांपने लगे। यह यह उसकी सास का ससुर को लिखा पत्र था। पत्र की बातों ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी थी। उसने दूसरे कागज उठाए और पाया कि वे सभी उसकी सास द्वारा ससुर को लिखे गए पत्र थे, जिनमें शरीर की तकलीफ और भविष्य की चिंताओं का जिक्र था। प्रिया का दिल बैठ गया। उसकी सास को सच में झर दिया गया था। उसने फिर लकड़ी के बक्से में रखी चांदी की सुइयों को उठाया और ध्यान से उन्हें देखा। सुइयों की नोक एक अजीब से काले रंग की हो रही थी। प्रिया जानती थी कि चांदी की सुइयां अगर जहरीले पदार्थ के संपर्क में आती हैं, तो वे काली पड़ जाती हैं। उसका शरीर और भी जोर से कांपने लगा। उसने अपना फोन निकाला और बक्से और उसके अंदर की चीजों की तस्वीरें लीं सबूत के तौर पर। लेकिन तभी रसोई का दरवाजा अचानक किसी ने खोला। प्रिया वहीं जम गई। उसका दिल उसके गले तक आ गया था।
उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। बाहर की हल्की रोशनी श्रीमान वर्मा के नुकीले चेहरे पर पड़ रही थी। तुम क्या कर रही हो? उनकी आवाज धीमी और भयानक थी। प्रिया को लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया हो। वे वहीं खड़े थे। उनकी आंखें रसोई का तेजी से निरीक्षण कर रही थी, जैसे उन्हें शुरू से ही कुछ संदेह हो। उसने अपनी तेज सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपने चेहरे को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। मैं मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। नीचे पानी पीने आई थी। श्रीमान वर्मा धीरे धीरे रसोई में आए। उनकी निगाहें प्रिया पर कसकर टिकी हुई थीं। पानी, मुझे तो लगता है तुम कुछ ढूंढ रही हो। प्रिया ने अपने अंदर के डर को दबाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बस उत्सुक थी, यूं ही देख रही थी। श्रीमान वर्मा ठंडेपन से हंसे और धीरे धीरे प्रिया के सामने आ गए। उन्होंने प्रिया के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा, जैसे वे उसके मन की बात पढ़ना चाहते हों। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि वह पकड़ी गई है। तुम क्या तुमने कुछ पता लगा लिया है? श्रीमान वर्मा की आवाज धीमी और भयानक थी, दबाव से भरी हुई। प्रिया जानती थी कि वह अब और छिपा नहीं सकती। उसने अपना सिर उठाया और सीधे श्रीमान वर्मा की आंखों में देखा। हाँ, मैंने पता लगा लिया है। मैंने तुम्हारी सास को जहर देने का तुम्हारा रहस्य पता लगा लिया है। ठीक। श्रीमान वर्मा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उनकी आंखों में पागलपन की चमक थी। उन्होंने जोर से अपना हाथ बढ़ाया और प्रिया का गला घोंट दिया। तुम्हें मरना होगा। प्रिया को सांस लेने में ये ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन श्रीमान वर्मा के चंगुल से नहीं छूट पा रही थी। जैसे ही प्रिया होश खोने वाली थी, अचानक रसोई की बत्ती जल गई। रोहन रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर सदमा और गुस्सा था। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? श्रीमान वर्मा ने रोहन की आवाज सुनी तो एक पल के लिए चौंक गए और उनके हाथ की पकड़ भी कुछ ढीली हो गई। प्रिया ने मौका देखकर श्रीमान वर्मा को धक्का दिया और जोर जोर से हाँफने लगी। रोहन प्रिया के पास दौड़ा और उसे सहारा दिया। प्रिया, तुम ठीक हो? प्रिया ने अपना सिर हिलाया और श्रीमान वर्मा की ओर इशारा किया। वह वह मुझे मारना चाहता था। उसने मां को जहर दिया था। रोहन ने सदमे से श्रीमान वर्मा को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। पिताजी, क्या यह सच है? तुमने सच में यह सब किया है? था। श्रीमान वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वे एक शब्द भी नहीं कह पाए। वे जानते थे कि वे खत्म हो चुके हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, प्रिया ने कांपते हुए कहा। रोहन ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं और आखिरकार अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन किया। प्रिया एक जानी पहचानी कॉफी शॉप में बैठी थी। अपने सामने रखे गिलास को कसकर पकड़े हुए थी। गिलास से आने वाली ठंडक उसकी हथेलियों में फैल गई, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके मन में सिर्फ एक भारी बेचैनी थी। आज वह पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राठौर से मिली। जब से उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इंस्पेक्टर राठौर इस मामले को देख रहे थे और उन्होंने उसकी बहुत मदद भी की थी। वह श्रीमान वर्मा की गिरफ्तारी के बाद मामले की नवीनतम प्रगति के बारे में जानना चाहती थी। जब उसने इंस्पेक्टर राठौर को कॉफी शॉप में आते देखा, तो उसके अंदर सब कुछ शांत हो गया। प्रिया ने जोर से थूक निगला। ऐसा लगा जैसे समय जम गया हो। इंस्पेक्टर राठौर बैठ गए। उनकी आंखें ध्यान से उसे देख रही थीं। हमेशा की तरह अभिवादन या मुस्कान नहीं थी। इससे प्रिया और भी ज्यादा चिंतित हो गई।
उसने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। इंस्पेक्टर राठौर, क्या मामले में कोई नई प्रगति हुई है? इंस्पेक्टर राठौर ने गहरी सांस ली, एक फाइल मेज पर रखी और फिर उसे प्रिया की ओर धकेला। श्रीमान वर्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, सभी सबूत उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो उन्होंने यह क्यों किया? क्या उन्होंने कुछ कहा ही? इंस्पेक्टर राठौर ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वे बस अपनी पत्नी कमल से नाराज थे। उन्हें लगता था कि उसने उन्हें धोखा दिया है। तुम्हारे बारे में उन्होंने कहा कि वे बस नहीं चाहते थे कि तुम्हें उस समय की सच्चाई का पता चले। प्रिया को एक सिहरन महसूस हुई। श्रीमान वर्मा के विचार बिल्कुल विकृत थे। इंस्पेक्टर राठौर ने आगे कहा, श्रीमान वर्मा को हिरासत में ले लिया गया है और अदालत जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगी। प्रिया ने सिर हिलाया। धन्यवाद इंस्पेक्टर राठौर। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे देखा। उनकी आंखों में चिंता की चमक थी। तुम आजकल कैसी हो क्या? कोई परेशानी है? प्रिया ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, बस हमेशा मन में बेचैनी रहती है। इंस्पेक्टर राठौर ने आह भरी। मुझे पता है कि यह घटना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा, न्याय हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगा। तुम और रोहन ठीक हो जाओगे। प्रिया ने एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की। मुझे पता है। इंस्पेक्टर राठौर से विदा लेकर प्रिया घर चली गई। उसका मन भारी था और उसके दिमाग में श्रीमान वर्मा का चेहरा बार बार घूम रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक व्यक्ति जो आमतौर पर दयालु और स्नेही दिखता था, वह इतना भयानक अपराधी हो सकता है। घर लौटने पर रोहन आंगन में फूलों और पौधों को ठीक कर रहा था। उसने प्रिया को लौटते देखा, तुरंत अपने हाथ से औजार नीचे रखे और उसकी ओर बढ़ा। लौट आई, कैसा रहा? पुलिस ने क्या कहा ही? प्रिया ने आज इंस्पेक्टर राठौर के साथ हुई मुलाकात के बारे में रोहन को बताया। रोहन सुनने के बाद उदास हो गया और चुप रहा। प्रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। ज्यादा मत सोचो, सब बीत गया। रोहन ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता, वे ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं? प्रिया ने आह भरी। मुझे पता है यह स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन हम अतीत से परेशान नहीं हो सकते। हमें अपने भविष्य के लिए आगे देखना होगा। रोहन ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। हम उनके अपराध को अपने जीवन को प्रभावित नहीं करने दे सकते। दिन बीतते गए। प्रिया और रोहन ने अपनी स्थिति को समायोजित करने की कोशिश की, अतीत के दर्द को भूलने की कोशिश की। वे रोज साथ में खाना खाते, टहलते, बातें करते और जीवन को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश करते। लेकिन कुछ चीजें आसानी से मिटाई नहीं जा सकती। हर रात प्रिया को बुरे सपने आते। वह हमेशा श्रीमान वर्मा को अंधेरे में खड़े देखती, जो ठंडी नजरों से उसे घूर रहे होते। उसे हमेशा ऐसा भी लगता कि कोई उस पर नजर रख रहा है। दिन में भी वह इस बेचैनी की भावना से छुटकारा नहीं पा सकती थी। वह चिंतित, भयभीत होने लगी और यहाँ तक कि उसे नींद भी नहीं आती थी। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, वरना वह अतीत की छायाओं में खो जाएगी। उस रात प्रिया को फिर से एक बुरा सपना आया। उसने सपना देखा कि वह वर्मा परिवार के पुराने घर में खड़ी है। चारों ओर अंधेरा है। उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वह चीखती हुई आगे भागी। अचानक उसके पैरों के नीचे एक गहरी खाई आ गई। वह किसी चीज को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ पाई। उसे लगा कि उसका शरीर लगातार नीचे गिर रहा है, अनंत अंधेरे में। प्रिया चौंक कर जाग गई। वह जोर जोर से हाँफ रही थी।
पसीने से तरबतर। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने रोहन के साथ शहर छोड़ने और ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहां कोई उन्हें नहीं जानता हो, और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने विचार रोहन को बताए और रोहन भी सहमत हो गया। अगले दिन उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और जाने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों बाद प्रिया और रोहन ने शहर छोड़ दिया और एक दूर-दराज के छोटे से पहाड़ी गांव में आ गए। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। पहाड़ी गांव का जीवन बहुत शांत था। शहर का शोर शराबा नहीं था और न ही कोई साजिश। प्रिया और रोहन रोज साथ में सब्जियां उगाते, मुर्गियां पालते और आत्मनिर्भर जीवन जीते। प्रिया धीरे धीरे पहाड़ी गांव के जीवन के अनुकूल हो गई और उसका मन भी शांत होने लगा। उसे अब बुरे सपने नहीं आते थे और न ही उसे ऐसा लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह आखिरकार अतीत की छायाओं से छुटकारा पा सकती है और एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन वह गलत थी। शांत जीवन ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन प्रिया घर पर अकेली थी। रोहन शिकार के लिए पहाड़ों में गया हुआ था। वह आंगन में धूप सेंक रही थी। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। प्रिया को कुछ अजीब लगा। यहाँ बहुत कम लोग आते थे। कौन हो सकता है? वह उठी, दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर गहरे रंग का कोट पहने एक आदमी खड़ा था। उसने एक टोपी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। आप किसे ढूंढ रहे हैं? प्रिया ने पूछा। आदमी ने अपना सिर उठाया और एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसे प्रिया जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। वह चेहरा श्रीमान वर्मा का था। प्रिया डरकर पीछे हटी। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? श्रीमान वर्मा ठंडेपन से हंसे। उनकी आवाज कर्कश और उन्मादी थी। जानना चाहती हो मैं कैसे जिंदा बचा? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आज मैं अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। यह कहकर उन्होंने प्रिया को जोर से धक्का दिया और आंगन में घुस गए। प्रिया डर से कांप उठी। वह मुड़ी और भागी। यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन श्रीमान वर्मा की गति उससे कहीं ज्यादा तेज थी। उन्होंने कुछ ही कदमों में प्रिया को पकड़ लिया और उसके बाल पकड़ लिए। तुम भाग नहीं सकती, श्रीमान वर्मा चीखते हुए बोले और प्रिया को कोने में घसीट ले गए। प्रिया पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह एक कमजोर महिला एक हट्टे-कट्टे बूढ़े आदमी का मुकाबला कैसे कर सकती थी? श्रीमान वर्मा ने प्रिया को जमीन पर दबा दिया और उसका गला घोंट दिया। प्रिया को सांस लेने में यूए ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जानती थी कि वह मरने वाली है। जैसे ही वह होश खोने वाली थी, उसने अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनी। श्रीमान वर्मा का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपना हाथ ढीला कर दिया और जमीन पर गिर पड़े। प्रिया जोर जोर से हाँफ रही थी। उसने ऊपर देखा। रोहन कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ में एक शिकार करने वाली बंदूक थी। रोहन प्रिया के पास दौड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया, तुम ठीक हो? प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह वह यहाँ कैसे हो सकता है? रोहन ने आह भरी। मुझे भी नहीं पता। शायद उसे कभी पकड़ा ही नहीं गया था, या शायद वह जेल से भाग गया। प्रिया को बाद में डर लगा। अगर रोहन समय पर नहीं पहुंचता तो वह शायद मर चुकी होती। रोहन ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज में पछतावा भरा था। माफ करना, मुझे तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। चलो चलें, इस जगह को छोड़ दें। रोहन ने सिर हिलाया। उसने प्रिया को उठाया
और इस भयानक यादों से भरे छोटे से पहाड़ी गांवों को छोड़ दिया। शाम का आसमान धुंधला हो गया। लाल रंग के सूर्यास्त ने आसमान के एक कोने को रंग दिया था और तेज हवा सड़क के किनारे के पेड़ों से होकर गुजर रही थी। प्रिया कार में बैठी थी, क्षितिज तक फैले खेतों को देख रही थी। यह जगह धुएं से भरे शहर और उन भयानक यादों से बिल्कुल अलग थी जिनसे वह और रोहन गुजरे थे। कार केरल के तट पर एक शांत जगह, एक प्यारे से छोटे से घर के सफेद लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी। समुद्री पक्षी समुद्र की सतह पर मंडरा रहे थे और आवाजें कर रहे थे। रोहन ने कार का दरवाजा खोला और प्रिया को नीचे उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह हल्की सी मुस्कुराई और अपना हाथ अपने पेट पर रखा। हम केरल के इस तटीय इलाके में रहने जा रहे हैं। यही जगह होगी जहां हम एक नई शुरुआत करेंगे। क्या तुम्हें यह पसंद है? रोहन ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। प्रिया ने गहरी सांस ली, ताजी समुद्री हवा को अपनी छाती में भरते हुए महसूस किया। वह उसकी ओर मुड़ी और धीरे से सिर हिलाया। यह जगह बहुत खूबसूरत है। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे को यह पसंद आएगी। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे उसे आश्वस्त करना चाहता हो। मैं वादा करता हूं कि अब से कोई भी चीज तुम्हें और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने केरल के तट पर समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर खरीदा। घर बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत आरामदायक था। वे रोज साथ में सूर्योदय और सूर्यास्त देखते, साथ में समुद्र तट पर टहलते और आने वाले बच्चे के लिए कमरा तैयार करते। प्रिया ने धीरे धीरे अपने मन के डर को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि भले ही अतीत की छायाएं पूरी तरह से मिटाई न जा सके, लेकिन वह और रोहन मिलकर उनका सामना कर सकते हैं और अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम आनंदी रखा। उम्मीद है कि वह जीवन भर शांति और सुकून से रहेगी। आनंदी के आने से प्रिया और रोहन के जीवन में और भी ज्यादा खुशियां आ गईं। वे हर दिन माता-पिता बनने की खुशी में डूबे रहते और धीरे-धीरे अतीत के दर्द को भूल गए। हर रात जब अंधेरा छा जाता, प्रिया अपनी बेटी को गोद में लेकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती और दूर के तारों भरे आसमान को देखती। वह जानती थी कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमेशा प्रकाश की एक किरण होती है, और वह और रोहन अपनी उस प्रकाश किरण को पा चुके थे।